मैं कर्मचारी से इतना ही निवेदन करना चाहूँ कि आगे की आगे देखें कि बात वो कह रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आज ही देख लें। ये ओपीएस का कोई समाधान निकलेगा या ओपीएस लागू करने की बात होगी या ओपीएस का कोई रास्ता निकल आएगा, ये तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार, और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होगी, तभी जाकर के संभव है। इसलिए कतई भी मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इनके राजनीतिक लाभ लेने के उस मकसद को पूरा मत होने दीजिए। क्या भाजपा डर गई है? माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि वोटों को बटोरा जा सके। उनको परेशानी यह है कि मोदी जी आएंगे तो हम बचेंगे कुछ नहीं, हमारा बचेगा कुछ नहीं, उनको ऐसा लग रहा है। तो ये सच्चाई है, उनका बचेगा भी कुछ नहीं। पूरे देश में नहीं बचा तो हिमाचल में कहाँ बचने की संभावना छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गृह मंत्री जी भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आएंगे ही, स्मृति ईरानी जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, योगी जी आएंगे। कांग्रेस के मित्र थोड़ा सा इस बात को लेकर चिंतित हैं वो कि एक के बाद एक इस तरह के नेताओं के नाम हमारे पास हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव के दिनों में कार्यक्रम होंगे। उनकी चिंता वाजिब है, जाहिर है, और हम उनको कह रहे हैं तुम भी अपने नेता को लाओ, राहुल जी को ले आओ, खड़गे जी को लाओ, अब नए अध्यक्ष बने हैं, ताजा तरीन अध्यक्ष बने हैं, उनको भी लाओ तो मजा आएगा ना। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की सरगर्मियां बिल्कुल तेज है। तीनों पार्टीज ने अपने जो टिकट्स है उनको लगभग अनाउंस कर ही दिया है और थोड़े बहुत नाम यहां पर बाकी बचते हैं। आज के इस खास बातचीत में हमारे साथ वो नाम, वो शख्सियत जुड़े हैं जो कि अगर हम मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें तो निर्विवाद पिछले 5 साल इनके रहे हैं और पहले इन्हें जो है वो नया मुख्यमंत्री कहा जाता था और इन्हें जो है वो तरह तरह की बातें जो है वो सुनाई जाती थी। लेकिन ये 5 साल बिना किसी विवाद के बढ़िया तरीके से पूरी सत्ता को चलाया। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू सर। पिछले कल ही आपने जो है वो अपना नामांकन भरा है और कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत अब हो गई है और पहली बार एज अ मुख्यमंत्री आपने नामांकन भरा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की फीलिंग रही पिछले कल थुनाग में? पहले आपने जनता को संबोधित किया, उसके बाद नामांकन भरा। निश्चित रूप से ये अलग तरह का एक दौर था और बहुत उत्साहित भी थे लोग, भावुक भी थे और मैं व्यक्तिगत रूप से भी भावुक था। आज से पहले एक प्रत्याशी के नाते हम नॉमिनेशन फाइल करते थे। अभी भी मैं प्रत्याशी के नाते ही नॉमिनेशन फाइल किया क्योंकि सबसे पहले तो मैं प्रत्याशी हूं, उसके बाद बाकी। लेकिन ये भी बात सत्य है जो आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर एक प्रत्याशी होना और इस जिम्मेवारी के साथ अपने क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद करना, बात करना, ये पहला अवसर था इस प्रकार का। और इस अवसर को आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी आए थे और बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत प्यार किया, बहुत स्नेह दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी उपस्थिति वहां पर कम रहेगी, जिसके लिए मैंने अपील भी की उनसे। जैसे मैं पहले हर गांव में जाता था, हर घर में जाता था, मिलता था, बात करता था, सुनता था और कोई नाराज है, कोई निराश है, उनसे अलग से बात करते थे, तो वो अवसर अब की बार नहीं हो पाएगा। ऐसे में मैंने यही निवेदन किया है कि जो मैं इन 5 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र के एक प्रतिनिधि के नाते अपने वहां पर कर सकता था सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए, मैंने किया है और अच्छा हुआ है। लोग मानते हैं कि काम हुआ है, विकास हुआ है और आने वाले समय में ये दौर जारी रहता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी उम्मीदें जो और लोगों के मन में है, दिल में है, उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। लेकिन पूरे लोगों का बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन कल देखने को मिला है। बिल्कुल। और पिछले कल हमने भी वहां पर लोगों से बातचीत की तो वो भी काफी भावुक थे, जैसे कि आप कह ही रहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा टिकटों के आवंटन को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। लगभग सारे हो ही गए, 62 टिकट्स पर जो है वो नाम फाइनल हो चुके हैं, कुछ एक में चला हुआ है पेज। टिकटों के आवंटन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? 11 विधायकों के टिकट कट गए हैं, लगभग 18 से 20 नए चेहरों को मौका मिला है।
ये बात सत्य है कि अभी तक जो हमारे टिकट अनाउंस हुए हैं उसमें यही स्थिति है। 11 सिटिंग एमएलए के टिकट बदले गए हैं और उसके साथ साथ जो पूरे लंबे समय से कुछ प्रत्याशी पिछले विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में जो लड़े थे उनमें भी परिवर्तन हुए। लगभग ये नंबर भी 10-11 तक अभी तक हो गया है। हो सकता है कि अभी जब 68 होंगे पूरे तो उसमें और भी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और जहां आप कह रहे हैं कि कुछ जगह निराशा नाराजगी का भी माहौल होता है तो स्वाभाविक रूप से ये होता ही होता है। किसी को हम एक ही टिकट दे सकते हैं एक विधानसभा क्षेत्र में, तो मांगने वाले कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं और पोटेंशियल वाले लोग होते हैं, तो इसमें निर्णय करने की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है और निश्चित रूप से विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया रहता है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम उसको सेटल डाउन करने के लिए लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो शांत हो जाए और काम में जुट जाए। और कल हमने अपील भी की है पूरे सभी साथियों से पार्टी के कि आओ अब ये दौर हो गया, आप लोगों का भी सम्मान होगा पार्टी के अंदर, आपका भी स्थान होगा और सरकार बनेगी। हो सकता है कि विधायक से भी बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ऐसे में हमने सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन का ये विषय रहेगा, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। सर यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर जिन यहाँ पर सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिली है या चाहवान और भी थे, अगर वो बगावती सुर यहाँ पर दिखाते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो जाते हैं, फिर उन पर क्या यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इस बार काफी देखने में आ रहा है कि भाई सरकार बना दो और फिर उसमें जो है वो एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर बावजूद उसके कोई बागी रहता है तो किस तरह से चीजें हैंडल की जाएगी? क्योंकि सर्वे में भी जो 5 से 7 के आसपास बढ़त बताई जा रही है तो काफी वो हो जाएगा। देखो हिमाचल ऐसे ही रहता है, करीब करीब रहता है। ये बहुत ऐसा नहीं होता कि एक ऐसे दौर बहुत कम आए हिमाचल प्रदेश में कि वन साइडेड जो है वो विक्ट्री होने की एक स्थिति बनती है। चुनाव है, संघर्ष है और इसमें दो राय नहीं है। हमको गंभीरता से सारी चीज को लेना भी और ले भी रहे हैं। जहां तक जो विधायकों की जो जिनके टिकट कटे हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी नाराजगी होगी, लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं कि काफी लोगों से हमारी बातचीत हुए, उन लोगों ने माना है कि कोई बात नहीं, सरकार बननी चाहिए और सरकार में हमारे लिए सम्मान स्थान हमें प्राप्त हो, तो ये हमारी इच्छा है। तो उसके साथ वो पार्टी के काम के लिए जुट भी गए। कुछ लोग निकल भी पड़े काम के लिए। हमको काम करना, पार्टी के लिए काम करना है, हमको मोदी जी को मजबूत करना है। ये सारी चीज को लेकर के अलग अलग तरह के भाव है। और जहां फिर ऐसी स्थिति होगी कि बिल्कुल ही कोई आदमी इस तरह के पार्टी के विरोध में जाने की बात कहेंगे, चुनाव लड़ने की बात कहेंगे, तो पार्टी फिर अगला कदम लेगी उसमें। जैसे निष्कासित करता है उस प्रोसीजर को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से एक सीमा के बाद तो फिर यही निर्णय करना पड़ता है। अच्छा सर, थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ भी आते हैं, फिर से यहीं पर आएंगे। कांग्रेस इस समय पर ओपीएस का काउंटडाउन शुरू कर चुकी है और कह रहे हैं कि पहले ही कैबिनेट जैसे ही आएगी ओपीएस लागू हो जाएगा। अब लगभग काउंटडाउन शुरू हो ही गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने 2-3 जगह तो कर दिया है, अब हिमाचल की बारी है और जयराम सरकार के द्वारा तो हुआ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तो हुआ नहीं। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये पक्ष पूरे प्रदेश भर में लोगों के सामने जाना ही चाहिए कि ओपीएस को खत्म करने वाले लोग कौन थे। 2003 में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। निर्णय तो उनके समय हुआ और उनके द्वारा लिया गया निर्णय। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि क्या पूरे देश भर में जिन राज्यों में 2 ही राज्य हैं, 2 से ज्यादा राज्य तो है नहीं, उन राज्यों में अगर देखें मैंने सारा वहां को स्टडी भी किया, जानकारी भी ली, उन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाई करने की दिशा में कुछ चीजें की हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमारी बात बीच में होती रहती, मुलाकात होती रहती है। दोनों का कहना कि कठिन काम है ये, हमने कह तो दिया है लेकिन मुश्किल है। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी के साथ बात करते हुए उन लोगों को कि मदद करिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमने कह दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस सारे मामले में आप हमारे लिए केंद्र से मदद करें। जब उनको अच्छी तरह से मालूम था कि उनके बस का नहीं है, ये हो नहीं सकता है,
तो उनको ये राजनीतिक मकसद से फायदा लेने के लिए कर्मचारियों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है उनने। और हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन कमीशन भी सारी चीज को वैल्यूएट कर रहा है कि कितना उस पर इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या आएगा, और कांग्रेस कहां से रिसोर्सेज जनरेट करेगी, कहां से उनको पैसा देगी, स्पष्ट नहीं है। और ये संभावना कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक ही चीज की, राजनीतिक मकसद ले लें, हम अपना हासिल कर लें, और उसके बाद ओपीएस होना तो है नहीं, हमारे बस का है नहीं, और ऐसे में फिर आगे की आगे देखेंगे। तो मैं कर्मचारी से इतना ही निवेदन करना चाहूं कि आगे की आगे देखें कि बात वो कह रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आज ही देख लें। ये ओपीएस का कोई समाधान निकलेगा या ओपीएस लागू करने की बात होगी या ओपीएस का कोई रास्ता निकल आएगा, ये तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार, और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होगी, तभी जाकर के संभव है। इसलिए कतई भी मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इनके राजनीतिक लाभ लेने के उस मकसद को पूरा मत होने दीजिए। पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसमें कर्मचारियों का भी मैं अपील करता हूं उनसे कि वो इसमें आगे बढ़ करके हमको सहयोग दें। मतलब भारतीय जनता पार्टी या कहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो है वो ओपीएस के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आगे फिजिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, अगर सरकार बनती है तो डबल इंजन से ओपीएस को लागू किया जा सकता है, आपका ये कहने का? हाँ, निश्चित रूप से इसका कोई रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता निकलता है तो इस सारी चीज को लेकर के अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन रास्ता तभी निकलेगा जब डबल इंजन की सरकार होगी, और सरकार भाजपा की ही होगी। मैं कर्मचारी भाई बहनों से इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि उनका सहयोग चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आपके इस गंभीर मामले को लेकर के हम गंभीरता से आगे बढ़ करके काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर कांग्रेस ये भी बात कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार इतने दौरे हुए, पहले जो है वो इतने सालों में इतने दौरे नहीं हुए। क्या भाजपा डर गई है? जो इंटरनल एजेंसीज है उनकी क्या इस तरह की रिपोर्ट्स गई है कि भी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए माहौल बनाने के लिए, पूरा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि वोटों को बटोरा जा सके? मुझे लगता है कि एक तो कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी अभी चुनाव के दिनों में नहीं आए, इससे पहले भी आए। प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में 9 बार आना हुआ है। अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए आए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला में आए, 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला आए, उसके पश्चात और बहुत सारे 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए, 8 साल का उनका अपना कार्यकाल केंद्र में पूरा होने पर शिमला आए, चीफ सेक्रेटरी की पूरे देश की जो है कॉन्फ्रेंस होती है तो धर्मशाला आए, तो और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है, चंबा जो है 1981 के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे चंबा के चौगान में, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आज तक के इतिहास में चंबा में उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, और भावुक होकर के लोग वहां पर उस कार्यक्रम में वहां पर सुनने के लिए तैयार थे। ऊना में बलकडक फार्मा पार्क के लिए, वंदे भारत ट्रेन के लिए शुरुआत करने के लिए ऊना आए। वो इतना सारा प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में जमीन पर उतारने के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करने, छोटा सा प्रदेश लेकिन हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, ये समझ में नहीं आ रहा उसको। चुनाव का दौर तो अभी शुरू हुआ, चुनाव के दिनों में चुनाव के लिए भी आएंगे, उनको परेशानी यह है कि मोदी जी आएंगे तो हम बचेंगे कुछ नहीं, हमारा बचेगा कुछ नहीं, उनको ऐसा लग रहा है। तो ये सच्चाई है, उनका बचेगा भी कुछ नहीं। पूरे देश में नहीं बचा तो हिमाचल में कहां बचने की संभावना छोड़ेंगे। तो इसलिए उनकी चिंता वाजिब है, जाहिर है, और हम उनको कह रहे हैं तुम भी अपने नेता को लाओ, राहुल जी को ले आओ, खड़गे जी को लाओ, अब नए अध्यक्ष बने हैं, ताजा तरीन अध्यक्ष बने हैं, उनको भी लाओ तो मजा आएगा ना। तो हमारे नेता के आने जाने पर उनको क्यों परेशानी होनी चाहिए? हमारे नेता तो है ही है, लेकिन उनको इस बात को भी महसूस करना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और प्रधानमंत्री जी किसी प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश का सौभाग्य है। सर, मोदी जी की बात चल रही है तो क्या फिर से अब उनका आना होगा? कौन कौन स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब इस चुनावी बेला में लॉन्च होने वाले? देखिए, हिमाचल में बड़ी संख्या में हमारे नेताओं का आने जाने का होगा, लेकिन कार्यक्रम कितने बनाएंगे पार्टी का संगठन तय करेगा।
प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गृह मंत्री जी भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आएंगे ही, और स्मृति ईरानी जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, योगी जी आएंगे। तो आप बिल्कुल इस बात को, हमारे कांग्रेस के मित्र थोड़ा सा इस बात को लेकर चिंतित हैं वो, कि एक के बाद एक इस तरह के नेताओं के नाम हमारे पास हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव के दिनों में कार्यक्रम होंगे। तो ऐसे में ये रूपरेखा पार्टी की ओर से जब तय होगी उसकी जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी, आप पर एक यहाँ पर सवाल निशान विपक्ष खड़ा यहाँ पर करता है, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि इस बार आप ही के उस पर जो है वो नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी केंद्र से कुछ मांगते नहीं है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, भाषण दे करके जाते हैं, हर जगह की बोली बोल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ मांग नहीं करते उनसे, ऐसा क्यों सर? देखिए, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहीं भी मंच पर से घोषणा नहीं करते हैं। जो देना होता है अपने हिसाब से, जहां की जरूरत है उसके मुताबिक देते हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए क्या नहीं दिया उन्होंने? हिमाचल प्रदेश के लिए जो इन 5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिना मांगे दिया है, जब मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमको बिना मांगे दिया है। हिमाचल प्रदेश में जिन प्रोजेक्ट का मैं जिक्र अभी कर रहा था, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई कि वहां पर उन्होंने कभी आकर के घोषणा की मंच से। कांग्रेस का रिवाज ऐसा है कि मंच पर आकर के नेता बोलेंगे मैं ये करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं, और वो घोषणा कोरी रहती है। वो घोषणा नहीं करते हैं, जमीन पर काम करते हैं। अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात आई तो घोषणा नहीं की, स्वीकृत किया, सैंक्शन किया पहले, और उसके बाद फाउंडेशन स्टोन किया, और उसके बाद बन करके तैयार हुआ तो उद्घाटन करने के लिए आए। अटल टनल रोहतांग की बात कही, 2024 में उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बातें चल रही थी, जिस रफ्तार में कांग्रेस की सरकार में काम चल रहा था। 2020 3 अक्टूबर को उसका उद्घाटन करके पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया। और इसी तरह से बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है, मेडिकल डिवाइस पार्क, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिले, उसके बावजूद उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मोदी जी ने क्या दिया। वंदे भारत ट्रेन, जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते, पूरे देश में 4 ट्रेन शुरू हुई अभी वंदे भारत, और उसमें हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश जहां अभी रेलवे कनेक्टिविटी मतलब आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, वहां से शुरू कर दी वंदे भारत ट्रेन। तो ऐसे सारी चीजों को कब तक लोगों को गुमराह करने की कोशिश करके कुछ नहीं दिया। उन्होंने बहुत कुछ दिया है और बिना मांगे दिया है। इसलिए दिया है कि वो भावनात्मक दृष्टि से हिमाचल को अपने दिल के करीब मानते हैं, दिल के नजदीक मानते हैं, और उनका एक रिश्ता इस प्रकार से हिमाचल के लोगों के साथ है क्योंकि वर्षों तक यहाँ पर काम किया, तो उन बातों को आज भी वो ताजा करते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस तरह का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का देश को मिला है, जो हिमाचल को अपने दिल के करीब रखता है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और आपने अगर उनकी लेटेस्ट लुक भी देखी होगी, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी इस समय पर हुई है, और हिमाचल कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि भाई उनके टूर में से भी हम एक आध दिन निकाल करके हिमाचल प्रदेश के लिए शिफ्ट करेंगे। उस भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी उससे जनरेट की जा रही है, तो अगर हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो क्या डेंट उसका पड़ेगा? देखिए, वो अपने आप में ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विवाद का विषय बना है। कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे, सारे कांग्रेसी जो है कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गुलाम नबी आजाद कहने लगे कि 1960 से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पूरे जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए दी, आज मैं भी आजाद होना चाहता हूं। वो भी आजाद हो गए। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में देखे, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को बचाने के लिए और पार्टी को बचाने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए 4, और 4 में से 2 भाजपा में शामिल हो गए। तो इसलिए उनको आभास होना चाहिए कि स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए, क्यों छोड़ रहे हैं। और उन्हीं लोगों से जब पूछा जाता है कि आप कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, तो वही कहते हैं, वो अपनी दास्तान सुनाते हैं कि कुछ नहीं बचा है वहां पर, ना विचार बचा है, ना कोई दिशा बची है, ना कोई उद्देश्य बचा है, और पार्टी एक परिवार तक सीमित हो गई है। ऐसे में इस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, ना देश का भला होगा,
न समाज का भला होगा, न प्रदेश का भला होगा। इसलिए बेहतर है कि हम उस पार्टी के साथ चले जो देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए आज एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उस तरफ उम्मीद के साथ देख रही है। सर, अब थोड़ा सा मंत्रियों की तरफ आते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट कट गया है एक तरह से, और जो दो मंत्री है राकेश पठानिया जी और सुरेश भारद्वाज जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर चेंज किया गया है। इसे आप किस नजरिए से यहाँ पर देखते हैं? क्या वो अंडर परफॉर्मेंस चल रहे थे या कुछ और स्ट्रेटजी का पार्ट है? समझ नहीं आ रहा है, बड़े सवाल लोगों के जहन में है इसे। ये जहां तक महेंद्र सिंह जी के संदर्भ में बात है, वो पार्टी हाईकमान ने निर्णय किया कि नई जनरेशन को भी वक्त मिलना चाहिए, अवसर देना चाहिए। तो एक विचार आया, उनका बेटा पिछले कई लंबे अरसे से संगठन में काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो उनको सीट अगर दी जाए, उनको टिकट दिए जाए तो वहां हम जीतेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे। यूथ भी साथ में होगा और बेटी भी काम कर रही है, तो टिकट तो एक को ही दिया जा सकता था, तो बेटे को टिकट दिया गया है। और इसी तरह से शिमला में भी इस बात को लेकर के विचार किया, सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद, और पार्टी का निर्णय हुआ है कि अगर कसुम्पटी से लड़ाया जाए, क्योंकि वहां हमारी वो सीट थोड़ी वीक लग रही है, वहां हमको ताकत मिलेगी, वो सीट निकलती है। तो इन सारी चीजों का आकलन और असेसमेंट के आधार पर ही कुछ निर्णय लिए जाते हैं, और पार्टी हाईकमान ने बड़ा सोच समझ के निर्णय लिए। सर, दिल की बात कहिएगा, क्या आपको लगता है पिछली बार प्रेम कुमार धूमल सीएम पद के कैंडिडेट थे और बिल्कुल अंत क्षण में उनकी टिकट वहां से शिफ्ट हो गई थी, इसी सिनेरियो में जैसे इस समय हुआ है, क्या दो मंत्रियों की जो टिकट चेंज हुई है ये जीत पाएंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर। देखिए, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, पिछली बार की परिस्थिति जो वो भी पार्टी के केंद्रीय के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद ही निर्णय था। उसमें भी काफी विस्तार से चर्चा हुई थी और चर्चा के बाद निर्णय था। और अब की बार भी चर्चा करने के बाद ही निर्णय हुआ है पार्टी में सारे वरिष्ठ नेतृत्व के सामने। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो एक बार कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद वो सभी जगह रिपीट होगी, ऐसी संभावना नहीं लगती है। प्रेम कुमार धूमल जी ने मना कर दिया है, अब वो किस तरह से पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में हिमाचल प्रदेश में लगने वाले हैं? देखिए, उन्हें अपने जीवन का बहुत बड़ा समय जो है वो पार्टी के लिए समर्पित किया है, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उस दृष्टि से, श्री प्रेम कुमार धूमल जी का, श्री शांता कुमार जी का। और उनके सहयोग की आज भी आवश्यकता है, उनके मार्गदर्शन की आज भी आवश्यकता है। तो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे। दोनों नेताओं से बातचीत हुए, दोनों जितना समय दे सकते हैं उतना समय में काम, जहां वो चाहेंगे जाना उनका कार्यक्रम होंगे, तय होंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव लड़ाने का काम जब इनके जिम्मे है तो उसमें पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। सर, एक दो प्रश्न अब मेरे यहाँ से बचते हैं। एक प्रश्न तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है हिमाचल प्रदेश में, तो प्रदेश की जनता को क्या फायदे यहाँ पर होने वाले हैं? और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी। जहां तक फायदे की बात है, फायदे आपने इस बात को देखे होंगे कि मेजर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करूं। आने वाले समय में और हिमाचल की जो जरूरतें हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, हमारे कनेक्टिविटी का इशू है, जिसमें एयरपोर्ट है, जिसमें कनेक्टिविटी के इशू को लेकर के हमारी रेलवे को आगे बढ़ाने की बात आ रही है। ऊना से हमीरपुर के लिए वो प्रोविजन सारे जोड़ दिए गए हैं और आने वाले समय में इसका काम शुरू होगा। और भानुपुली बिलासपुर का काम ऑलरेडी पहले चल रहा है। तो ऐसी चीजें जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में हमारे हिमाचल के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए होंगी, तो वो तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी। और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, दिल्ली में तो नरेंद्र भाई मोदी जी है ही हैं, वो अभी कई दशकों तक चलेंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का प्रदेश के विकास के साथ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहा है। वो सत्ता सुख भोगते हैं, सत्ता में रह करके आनंद करते हैं। और आज अगर ये परिस्थिति प्रदेश की बनी है आर्थिक दृष्टि से, उसमें यही वजह है कि
प्रदेश के लिए केंद्र से मिले कुछ ना मिले, लेकिन अपनी सारी सुविधाओं का पूरा उपयोग करना और उस तरह से वो अपना टाइम निकालेंगे, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा, प्रदेश कई गुना पीछे चला जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कही है कि प्रदेश जो है वो कई गुना पीछे यहाँ पर चला जाएगा अगर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनती है। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बात यहाँ पर कही है सरकारों के आने और जाने को लेकर के, अगर किसकी सरकार बनती है तो क्या फायदा है। एक अंत में प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि परिवारवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या स्टेटस अब चेंज हो गया है? क्योंकि मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बात करें, बड़े कद्दावर ये जो है वो नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब उनके बेटे को यहाँ पर टिकट दे दिया गया है, क्या ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आती? देखिए, इस सारी चीज को लेकर के थोड़ा मुझे लगता है कि हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। परिवारवाद के विरोध में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारी पार्टी का भी एक बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है, परिवार में सब लोगों को ही हम इस प्रकार से सारा काम दे दें वो उचित नहीं होता है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए, जिनमें योग्यता है, क्षमता है, पोटेंशियल है, जिनको अवसर आगे बढ़ने का मिलना चाहिए। उस दृष्टि से अगर मैं बात कहूं, अगर महेंद्र सिंह जी के बारे में बात कही है तो एक ही टिकट दिया है। टिकट ऐसा नहीं है कि पिता को भी दिया है, बेटे को भी दिया। तो यहाँ मंडी में बैठे हैं, जहां कौल सिंह जी को भी टिकट दिया है, उनकी बेटी को भी टिकट दिया है। अब वो कह रहे हैं कि अब गोत्र चेंज हो गया, स्वाभाविक रूप से, लेकिन रिश्ता बाप बेटे का तो है ही ना। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है इसमें। ये है परिवार सही मायने में। एक परिवार में एक को भी टिकट, एक परिवार में दूसरे को भी टिकट, एक परिवार में तीसरे को भी टिकट, ऐसे। तो यहाँ टिकट दिया है तो एक है। अगर रजत को टिकट दिया है तो महेंद्र सिंह का टिकट नहीं दिया है। अगर जहां तक आप चेतन बरागठा जी की अगर बात सोच रहे होंगे तो मुझे लगता है कि उसमें भी अब उस दुनिया में नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पार्टी को हमारे शिमला के इलाके में खड़ा करने के लिए। तो अब उनके परिवार से एक ही है राजनीति में जिनको टिकट दिया गया। चेतन वहां पर काम कर रहे तो उनको टिकट दिया गया, तो इसको बहुत सहजता से समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में तो यही है, बहू को भी टिकट है, बेटे को भी टिकट है, और पिता को भी टिकट है, सास को भी टिकट है, ससुर को भी टिकट है, सबको इस तरह से देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। एक परिवार में एक टिकट देने का कॉन्सेप्ट, जिस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट अभी के इसमें से देखा गया, तो ये संदेश मुझे लगता है कि अपने आप में एक पर्याप्त है कि परिवार में राजनीति को सीमित रखना ये उचित नहीं है। अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है। लेकिन जहां इस प्रकार की परिस्थिति है तो ज्यादा से ज्यादा जो एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही हमको इस सारे विषय को रखना चाहिए। सर, कितनी यहाँ पर सीट्स इस समय पर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है? एक हल्का सा अनुमान आपको लग रहा हो, क्योंकि आपने 5 साल एज ए मुख्यमंत्री भी देख लिए हैं और बहुत लंबा आपका पॉलिटिकल करियर भी रहा है। क्या किस तरह से आप देखते हैं, कितने टिकट इस बार, कितने कैंडिडेट्स विधानसभा जाएंगे? देखिए, जब पिछली बार हमारे 44 विधायक थे, 2 निर्दलियों का समर्थन 46, और अब की बार हमारा 44 के साथ जो उसमें एडिशन हुई है, उसमें 2 कांग्रेस के विधायक आ गए हमारे साथ। तो इस आंकड़े से हम आगे जाएंगे। मेरा ये मानना है कि पीछे से ज्यादा सीटें जीतेंगे इस बार हिमाचल प्रदेश में, ऐसा मेरा आकलन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ यहाँ पर इस समय पर मौजूद थे। दिल खोलकर बेबाकी से बातचीत हुई, चाहे वो परिवारवाद को लेकर के बातचीत हो, चाहे वो मंत्रियों के टिकट शफलिंग को लेकर के बातचीत हो, चाहे विधायकों की जो टिकट कटी है उसको लेकर के बातचीत हो, और खुले दिल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जवाब दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम्स टीवी पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। फॉर्चूनेस्ट बोरिंग में मनोज ठाकुर, और इस खास पेशकश में मेरा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।